हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AS स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम NCERT पर आधारित कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 16, 17 और 18 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं और कक्षा 6 की विज्ञान भी कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से कक्षा 7 की विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो से हम कक्षा 8 की विज्ञान कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अध्याय 16, जल हमारी जीवन रेखा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इन अध्यायों के वो सभी पॉइंट आपको बताए जाएंगे जिससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, इसलिए जो सारे पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जल दिवस मनाते हैं। जल दिवस क्यों मनाते हैं? जिससे हर व्यक्ति का जल संरक्षण या जल के बचाव के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित साफ सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। व्यक्ति को जिन जिन कामों में भी जल की आवश्यकता पड़ती है उन सभी कामों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कितनी जल की मात्रा निर्धारित की है? न्यूनतम 50 लीटर प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल की मात्रा निर्धारित की है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मात्रा प्रत्येक दिन में एक व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण वर्ष माना गया था जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। किस लिए अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था? कब मनाया गया था? यह 2003 में। और किस लिए मनाया गया था? कि जो ये प्राकृतिक संसाधन की जो ये निरंतर घट रही है तो उसकी उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके कि यह निरंतर घट रहा है, इसका संरक्षण कैसे किया जाए। इन सभी के बारे में जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष 2003 को मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। कितना प्रतिशत? 71%। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल तथा वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इनमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। कहाँ कहाँ पाया जाता है समस्त जल? समुद्रों में, महासागरों में, नदियों, तालों में, ध्रुवीय में बर्फ जो जमी रहती है वो भी जल के रूप में होता है, भूमिगत जल या भौम जल, और वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन इसमें से जो अधिकांश जल है वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अब जैसे समुद्रों, महासागरों का जल ये इतना खारा होता है कि इसे मानव उपयोग नहीं कर सकते हैं। ध्रुवीय बर्फ का उपयोग मानव कैसे कर सकते हैं? तो ये क्या है? ज़्यादा तक जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो मानव उपयोग के लिए जो उपयुक्त जल होता है वह कौन सा जल होता है? अलवण जल होता है। इसे बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? ताज़ा जल कहते हैं। अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग कितने % है? 0.006% है। इतने प्रतिशत जल है जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसी को क्या कहते हैं? अलवण जल कहते हैं या बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जल की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस में किसी एक अवस्था में जल पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। जल पृथ्वी पर पाया जाता है तो या तो ठोस अवस्था में, या द्रव अवस्था में, या गैस अवस्था में। तो जल की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों, ग्लेशियरों में पाया जाता है। तो ये क्या है? जल की ठोस अवस्था बर्फ और हिम के रूप में होती है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल भी पाया जाता है।
द्रव अवस्था में कहाँ कहाँ पाया जाता है? महासागरों, झीलों, नदियों, भूतल के नीचे या भौम जल, ये सभी जल कैसे होते हैं? द्रव अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। तो यह हो गया ठोस अवस्था में जल, द्रव अवस्था में जल और गैसीय अवस्था में जल। नेक्स्ट पॉइंट है जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है भौम जल। भौम जल मतलब क्या होता है? भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर होता है। तो ये क्या है? एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम भूमि को अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? भौम जल स्तर। जब मिट्टी को अधिक खोदते चले जाते हैं तो हम किस स्तर पर पहुंचते हैं? जहां मृदा के कणों के बीच या चट्टानों के बीच जो स्थान होते हैं वहां पर जल भरा रहता है। तो इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? भौम जल स्तर। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भौम जल के स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। अभी हमने आपको बताया कि भौम जल क्या होता है, जो भूमि के अंदर पाया जाता है। जब हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच में जल होता है, उसके नीचे जो जल पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। इसके द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। अब वर्षा का जो जल होता है वह भूमि में कैसे अंदर जाता है? रिसाव के द्वारा। वर्षा का जल भूमि में रिसाव के द्वारा धीरे धीरे अंदर चला जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन। मतलब जल रिस कर जब भूमि के अंदर जाता है तो उसको कहते हैं अंतःस्यंदन। इसके द्वारा क्या होता है कि जो भूमि के अंदर का जल उपयोग कर लिया जाता है तो उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है अंतःस्यंदन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ स्थानों पर भौम जल नीचे के स्थिर कठोर सैलों चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर सैलों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को क्या कहते हैं? जलभर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों और हैंडपंपों के द्वारा निकाला जाता है। भौम जल स्तर अभी आपको ऊपर बता चुके हैं। तो उसके कुछ स्थानों पर क्या होता है? उसके नीचे कठोर सैले या चट्टानों की परत होती हैं जहाँ पर भौम जल संचित हो जाता है। तो इस प्रकार जो कठोर चट्टानों की परतों के बीच जो भौम जल संचित होता है, तो इस प्रकार के भंडारों को क्या कहते हैं? जलभर कहते हैं। और जलभर को कैसे निकाला जाता है? नलकूपों और हैंडपंपों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है भौम जल स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक हैं जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियाँ। भूमि जल का जो स्तर होता है तो कुछ कृषि गतिविधियाँ होती हैं जिनसे भूमि के अंदर के जल को मशीनों के द्वारा निकाल लिया जाता है। अल्प वर्षा, अगर वर्षा कम होगी तो वर्षा का रिसाव भी कम, जल का रिसाव भी भूमि पर कम होगा, तो जिससे भूमि जल का जो स्तर है वह घटेगा। वन अपरोपण या वनोन्मूलन, मतलब वनों का कम होना या वनों का उन्मूलन जो किया जा रहा है वह भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। और जल के अवश्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। तो ये सभी क्या करते हैं? ये भूमि जल के स्तर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ये देखिए वर्षा जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भूमि जल के स्तर को पुनः पूर्ति करने के लिए। भूमि का जल जो यूज कर लिया जाता है उसके स्तर को वर्षा का जो जल होता है वह पुनः पूर्ति कर देता है। किसके द्वारा? अंतःस्यंदन के द्वारा या रिसाव के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिप सिंचाई पौधों को पानी देने की तकनीकी है। ड्रिप सिंचाई क्या होती है? पौधों को पानी देने की एक तकनीकी होती है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। राजस्थान एक गर्म एवं शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। कैसे रूप से होती है? अनिश्चित रूप से। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। क्या होता है? यहाँ जो वर्षा होती है वह बहुत अनिश्चित रूप से होती है।
और यहाँ जो जल का स्रोत है वह क्या है? भूमिगत जल। नेक्स्ट पॉइंट है, समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे और जल के महत्व को समझे। तो ये हो गया जल एक जीवन, जल हमारी जीवन रेखा। अब नेक्स्ट अध्याय है वन हमारी जीवन रेखा। जल हमारी जीवन रेखा हमने देख लिया, अब देखेंगे वन हमारी जीवन रेखा कैसे है। फर्स्ट पॉइंट है, वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती हैं। वृक्ष, झाड़ियाँ और शाख ये क्या होते हैं, ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है सूकर, या इसी को वराह या सुअर भी कहते हैं। गौर, या इसी को बाइसन कहते हैं। गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब सघन मतलब घने क्षेत्रों में जहाँ अधिक वन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। वृक्ष का जो शाखी भाग तने के ऊपर उठ जाता है उसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। वन में ऊंचे वृक्ष की शाखा कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, यह वितान या कनैपी कहलाता है। जैसे कोई वृक्ष छोटे छोटे हैं और इसमें एक बड़ा सा वृक्ष है, तो ये जो ऊंचे वृक्ष की शाखा होगी ये कैसे दिखाई देगी? छोटे वाले वृक्ष की छत की तरह दिखाई देगी, तो ये क्या कहलाता है? वितान, कनैपी। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्ष के शिखरों की आकृति और अमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? अधोतल कहते हैं। वृक्ष के शिखर की जो आकृति और अमाप होते हैं सभी वृक्षों के अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसी कारण से क्या होता है? वन में विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अधोतल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। वृक्षों और पादपों, पेड़ पौधों की किस्मों में विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं? जलवायु परिस्थितियों के कारण, वहाँ की जलवायु के कारण। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न भिन्न होते हैं। जलवायु का प्रभाव जंतुओं पर भी पड़ता है। विभिन्न वनों में जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं। और क्या कह रहा है कि घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, और कीट को कौन खा लेता है? मेढक खा लेते हैं। मेढक को सर्प खा लेते हैं, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। घास, कीट, मेढक, सर्प, उकाब या गरुड़। घास को कौन खाता है? कीट। कीट को कौन खाता है? मेढक। मेढक को खाता है सर्प, और सर्प को खाता है गरुड़, या इसी को कहते हैं उकाब। तो इस प्रकार की श्रृंखला को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वनों में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित होती हैं या संबद्ध होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। जो छोटे छोटे जीव होते हैं वह किनको खाते हैं? मृत, मरे हुए पेड़ पौधों या जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें क्या करते हैं? एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे कहते हैं ह्यूमस। नेक्स्ट पॉइंट है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। जो जीव मृत पादपों और मृत जंतुओं के ऊतकों को खाकर उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। जैसे गिद्ध, गीदड़, ये कैसे जीव हैं? अपघटक। नेक्स्ट पॉइंट, पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। क्या होता है, जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। श्वसन में यह भी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन ये मुक्त करते हैं तो श्वसन की अपेक्षा वह काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे उस ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है? जंतुओं को श्वसन के लिए वह ऑक्सीजन सहायक होती है, और उनकी ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इसीलिए वनों को क्या कहा जाता है? हरे फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
संघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। संघन घनी घनी जो झाड़ियाँ होती हैं और ऊंची ऊंची घास होती है वह क्या करती है? जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने और मांसभक्षी जो मांस खाने वाले जीव होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा भी करती है। ये झाड़ियों के पीछे जंतु छुप सकते हैं जिससे जो मांसभक्षी जीव होते हैं उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जन्म हो सकता है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। क्या क्या होता है वन में? वन वृद्धि भी करते हैं और परिवर्तित भी होते हैं, उनका पुनर्जन्म भी हो सकता है। तो इस प्रकार इन्हें हम क्या कह सकते हैं? गतिक सजीव इकाई जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाती है। वन क्या करती है? मिट्टी का जो अपरदन होता है, मिट्टी का अपरदन क्या होता है बताया जा चुका है। मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ जो परत होती है उसका हट जाना ही मृदा का अपरदन होता है। तो वन क्या करते हैं? जहाँ पे ज़्यादा वन होते हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, उसकी जो ऊपरी परत होती है उसे हटने नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है? मृदा अपरदन से मिट्टी को बचाते हैं वन। नेक्स्ट पॉइंट है, वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित रखते हैं। जलवायु को जलचक्र भी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, और वायु की गुणवत्ता इन सभी को नियमित रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। कितने प्रतिशत है भारत में वन क्षेत्र? कुल क्षेत्रफल का 21%। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, अपशिष्ट जल की कहानी, और ये कक्षा 7 एनसीईआरटी की विज्ञान का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की विज्ञान कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। क्या कहलाता है वह? अपशिष्ट जल। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अभी ऊपर बताया गया था 22 मार्च को। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था कि वह व्यक्ति जिन्हें शुद्ध पेयजल नहीं प्राप्त होता है तो उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है, मतलब कम करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। तो इसका उद्देश्य यह था। ये कितने साल के लिए बनाया गया था? 2005 से 2015 तक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अपशिष्ट जल का उपचार का प्रक्रम वाहित मल उपचार कहलाता है। अपशिष्ट जो ये जल होता है तो उसका उपचार या उसका शुद्धिकरण करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? वाहित मल उपचार प्रक्रम कहलाता है। इसमें जल को पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग किया जाता है। अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने से पहले उसमें से जो प्रदूषक होते हैं उनको अलग किया जाता है और उसको उपयोग करने के योग्य बनाया जाता है। यह क्या कहलाता है? वाहित मल उपचार प्रक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। घरों में, उद्योगों में, अस्पतालों, कार्यालयों, इन सभी जगह जब किसी जल का उपयोग कर लिया जाता है उसके बाद जो जल प्रवाहित किया जाता है तो वह क्या होता है? अपशिष्ट जल होता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ये अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? संदूषक कहलाते हैं। वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीवी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम भूमि के अंदर देखते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का जाल दिखाई देता है जिसे क्या कहते हैं? सीवर, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। सीवर क्या करता है? मल विसर्जन की व्यवस्था करता है।
मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर 2 अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा परिवर्तन होता है। सीवर कहाँ स्थित होते हैं? मल व्यवस्था का जो मेन होल होता है वह कहाँ स्थित होता है? प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर, या 2 या 2 से अधिक सीवरों के संधि स्थल पर, मतलब 2 या 2 से अधिक सीवर जहाँ पे मिलते हैं या वहाँ पे स्थित होगा, या तो 50 से 60 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ दिशा परिवर्तन होती है। जहाँ सीवरों की दिशा परिवर्तन होती है या तो वहाँ पर मेन होल स्थित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। अपशिष्ट जल का जब उपचार किया जाता है तो उसमें कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित होते हैं? भौतिक प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम, भौतिक और जैविक प्रक्रम। कौन कौन से प्रक्रम उसमें सम्मिलित होते हैं? भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम, तीनों प्रक्रम इसमें सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक अपद्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र स्कीमर का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल में जो तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियाँ होती हैं उनको कैसे पृथक किया जाता है? अपमथित्र स्कीमर का उपयोग करके। इस प्रकार साफ किया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। इस प्रकार जो जल साफ किया जाता है वो कैसा जल कहलाता है? निर्मलीकृत जल। नेक्स्ट पॉइंट, हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। वाहित जो मल होता है तो उसके चारों ओर हमें क्या लगाना चाहिए? यूकेलिप्टस का वृक्ष लगाना चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुष्क जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। क्या करते हैं ये वृक्ष? जो समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट होता है जल का उसको अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्मजीवी को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक हैं। कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे भी होते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। तो अगर हम उस जल में पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल या औषधियाँ आदि रसायन इनका प्रयोग करेंगे तो उसमें जो सहायक वाले जीव भी मर जाएंगे, तो उससे क्या होगा? जल शुद्धिकरण नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। इन्हें कहाँ नहीं बहाना चाहिए? तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये क्या करते हैं? नाली पाइपों को अवरुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मल जनित रोग हैं। कौन कौन से मल जनित रोग हैं? हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस। ये सभी कैसे रोग हैं? मल जनित रोग हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था महात्मा गांधी ने? मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं कि इस काम को वो करे, इस काम को वो करे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी मानवीय और पथ प्रदर्शक अगर कार्य आप करने जा रहे हो तो उसके लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए कि किसी काम को वो करे, खुद ही शुरू कर देना चाहिए, किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों में बहकर निकालने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और नालियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। सबसे पुरानी सभ्यताएं कौन सी थी? बहुत प्राचीन सभ्यताएं। हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो जो थी ये बहुत प्राचीन सभ्यताएं थी। जिसने हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्हें ये सब पता होगा। तो क्या था उनमें?
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय की जब खोज की गई तो वहाँ पे क्या क्या मिला है। वहाँ के जो लोग थे वह शहरी व्यवस्था की तरह रहते थे। स्नान के लिए एक अलग कक्ष होता था। वहाँ बहुत अच्छी नालियों का प्रयोग किया जाता था, जहाँ से जो गंदा पानी होता था वह सब निकल जाता था। और वहाँ शौचालय के भी प्रमाण मिले हैं। तो इसलिए यहाँ पे माना गया है कि विश्व का जो पहला स्वच्छता संयंत्र था वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विकसित हुआ था। आज का वीडियो ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।